नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बजट पेश करते हुए अपनी आर्थिक नीति को बेहतर बताया था, लेकिन पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार से सवाल पूछे और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा सरकार सिर्फ कर्ज पर चल रही है, पैसा है नहीं, और बजट में घोषणा कर दी। सरकार प्रदेश को समझ ही नहीं पा रही। साथ ही उन्होंने हाइट की भी एक नई परिभाषा बता दी, लेकिन सरकार और कांग्रेस ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि हम नया छत्तीसगढ़ बनाने जा रहे हैं। तो सवाल ये कि सरकार की वित्तीय स्थिति वाकई में खराब है या फिर ये आरोप सियासी हैं। चर्चा करेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। छब्बीस महीने की सरकार में कर्ज बढ़ के 71,000 करोड़ हो गया और 26 महीने में कर्ज 30,000 करोड़ का हो गया है। ये बयान छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने विधानसभा में दिया। इस बयान के जरिए रमन सिंह ने भूपेश सरकार की आर्थिक नीति पर सवालिया निशान लगा दिया। जहां एक और सरकार बजट पर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं बीजेपी भूपेश बघेल सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बघेल सरकार ने इस बजट को हाइट थीम वाला बजट बताया, तो रमन सिंह ने विधानसभा में हाइट की नई परिभाषा बता दी। हाइट में एच जो है हाइट का, हॉलो का मतलब है पूरी तरीके से खोखला। ये बजट पूरी तरह से खोखला है और जनता के कल्याण और आर्थिक विकास पर निश्चित रूप से पूरी तरीके से मौन है। एक्सक्लूसिवनरी, इसका मतलब है कि गरीब, युवा, बेरोजगार, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए प्रावधान के लिए अछूता है। ई से हुआ, आई से हुआ इम्पैक्ट। इसका प्रभाव कैसे है, इम्पैक्ट कैसा पड़ता है। जी, गवर्नेंस गिल्ट। ये गवर्नेंस गिल्ट का मतलब बजट सरकार के प्रशासनिक व्यय का बढ़ते भार का पोल खोलता है। एच, हॉरर। अब हॉरर का मतलब एच से इसलिए है कि प्रस्तुत बजट के आंकड़े डराने वाले हैं, ये भयग्रस्त करता है। टी का मतलब है टेरिबल। यह बजट किसी वर्ग को संतुष्ट करने वाला नहीं है। विपक्ष बजट के साथ साथ सरकार की आमदनी पर भी सवाल उठा रहा है, तो वहीं बजट पर सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ आगे बढ़ने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर चौतरफा हमला भी किया। हमने बजट कल्याणकारी राज्य के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गांव के विकास के लिए, नौजवानों के लिए बनाया हुआ है। हमारी और डॉक्टर रमन सिंह जी की प्राथमिकता तो अलग हो सकती है। उनके बजट में हर बार स्काई वॉक जैसी बातें होती थी, खदान जैसी बातें होती थी, फ्लाईओवर में पैसा देने की बातें होती थी। उनका विकास का जो पैमाना था वो अलग था। आदरणीय भूपेश जी का जो विकास का पैमाना है वो गांव है, गरीब है, किसान है, आम जनता है, तो दोनों के नजरिए में फर्क है। जाहिर है ये बजट जिस विकट परिस्थिति में पेश किया गया है उससे सब वाकिफ हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार ने घोषणा तो कर दी है, पैसा कहां से आएगा। एक और आर्थिक मोर्चे पर सरकार तो सकारात्मक संदेश दे रही है, तो फिर सवाल ये कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं संतराम नेताम विधायक हैं, रजनीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले मैं संतराम नेताम जी आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष कह रहा है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, पैसे है नहीं, घोषणाएं कर दी बड़ी बड़ी। संतराम जी, शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, शर्मा जी, देखिए कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल मंत्र को लेके जो बजट पेश किए और उन्होंने प्रभाषित किया कि हाइट वाला बजट है। आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो पूर्व में रह चुके डॉक्टर रमन सिंह जी ने कल भी आरोप लगाया कि ये जो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए निराशा वाला बजट है।
मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को कि पिछले बार जो उनकी सरकार रही, मैं 2017-18 में विधायक था, उन्होंने स्पेशल कहा कि भाई आप विधायक लोग एक जो काम आपके जो अनिवार्य है उसको आप एक बजट एक जो है मेरे को काम बता दीजिए। मैं अपने गृह ग्राम का मारी गांव से पलना का एक ही मात्र दिया, वो आज तक जो है बजट में आया लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल पाई। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक बड़ी योजना लेके आए हैं। अब आप देख लीजिए कि हमारे बस्तर में या पूरे प्रदेश में स्कूल को बंद कर दिए थे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी। हाँ, मॉडल स्कूल को बंद कर दिए थे। आज वो कह रहे हैं कि ये तो खोखला बजट है। इंग्लिश आप हाइट का मतलब कुछ और बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि होलो ये खोखला है। नहीं, अरे देखो इसको पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर रमन सिंह जी को। 52 स्कूल खोल दिए, मिडिल स्कूल जो हमारे इंग्लिश स्कूल जो हमारे गरीब बच्चे पढ़ेंगे, 119 और स्कूल खुलेगा। इस प्रकार से बस्तर में कुपोषण की जो जब शुरुआत हुई थी, जब इनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी सी, हमारे रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 42% कुपोषण था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जो खनिज न्याज निधि का जो पैसा होता था शर्मा जी, वो पूरा पैसा को केवल स्विमिंग पुलिया ऐसे में खर्च करते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी सुपोषण योजना के तहत बस्तर के लोगों को गर्म भोजन दे रहे हैं, जिसकी नतीजा अभी यहां पहुंचे हैं। अच्छा, ठीक है कि अब हमारे बच्चे कुपोषण से मुक्त होते जा रहे हैं। इसलिए ये बजट को मैं समझता हूं निश्चित तौर पे एक हाइट वाला बजट है। देखिए, कुपोषण की समस्या छत्तीसगढ़ में आज की है नहीं, ये तो उनके लेकिन एक छोटी सी चीज मैं संतराम जी कहना चाहूंगा, फिर मैं रजनीश जी से इसका जवाब लेता हूं। क्योंकि एक तरफ कुपोषण की है, यानी खाने की दिक्कत है। पोषण बहुत जरूरी होता है, छोटे बच्चे हो या जननी हो उनके लिए शुरुआती तौर पर, और दूसरा पानी के लिए। तो पानी के लिए सूपे बेड़ा की समस्या आप बेहतर जानते हैं। अब मैं रजनीश जी को भी चर्चा में ले आता हूं। रजनीश जी, संतराम जी कह रहे हैं खाना हो, छत्तीसगढ़िया संस्कृति हो, हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है, पोषण दे रही है, काम दे रही है। आप कह रहे हैं सरकार के पास पैसे ही नहीं है। सरकार कह रही है हम तो बहुत समृद्ध हैं। मृदुल जी, देखिए, इस सरकार को बने लगभग 26 महीने हो गए हैं, और 2019 में जब इनका पहला बजट हुआ, जनवरी 2019 में, तभी डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि जो अभी बजट पेश किया गया है, आने वाले एक साल में जब हम 19-20 का बजट पेश कर रहे होंगे, लगभग 24,000 करोड़ का कर्ज ये सरकार ले चुकी होगी। उस समय बड़ी बड़ी बात की गई कि हम इनसे सीखेंगे, ये हमको वित्तीय प्रबंधन बताएंगे। आज क्या स्थिति है? जो बात उन्होंने कहा था वो सच हुआ 2020 में, और स्थिति आज ये आ चुकी है कि पिछले साल का जो हम कर्ज लिए थे 18,000 करोड़ जो हमको पटाना था, उसमें 4,000 करोड़ पटाए हैं। 3 साल में ये 80,000 करोड़ तक के कर्ज में डूब जाएंगे, जिसके लिए लगभग 18,000 करोड़ हमको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, जो कुल बजट का 8% है। और बजट के आंकड़े में और नहीं जाते हुए ज्यादा मैं उसमें बहुत डिटेल से कर सकता हूं मृदुल जी। हमारे संतराम नेताम जी बस्तर के विधायक हैं, जरा थोड़ा याद कर लें, 2003 के पहले 1 किलो नमक के लिए बस्तर वासी क्या क्या नहीं बेच देते थे। कुपोषण की बात करते हैं, कोदो कुटकी क्या क्या चीज खाते थे। माननीय रमन सिंह जी ने 6 रुपया, 3 रुपया, फिर 1 रुपया किलो चावल, नमक, चना, और उसका परिणाम है। अच्छा। माननीय संतराम जी 42 से बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं, 42 नहीं था माननीय आपके कार्यकाल का, कांग्रेस के 60 साल के। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं रजनीश जी, आपने कहा कि आपने नमक से लेकर तो खाने तक की व्यवस्था की। ठीक है सर, आप लंबे समय तक सरकार में रहे और ये आपकी जिम्मेदारी भी थी, इसलिए आपने वहां पर व्यवस्था की। अभी की सरकार जो है वो भी ये दावा कर रही है, लेकिन आप बता रहे हैं इस बजट को डरावना, हॉरर। सर, इस बजट में डरावना क्या है? डरावना इसलिए मृदुल जी कि जो बजट अभी हम पेश किए हैं, अगले साल आते आते ये शून्य बजट की ओर जा रहा है। शून्य बजट मतलब जितना हमारा बजट है वो पूरा का पूरा राजस्व व्यय होगा। हमारे पास कर्मचारियों को और जो देने के लिए तनख्वाह नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं
अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जरूर कर लें, यहाँ बात करेंगे, विधानसभा में करेंगे, लेकिन वो कितने अंदर से दुखी हैं निश्चित हैं। इसलिए कि 26 महीने में बताए तो उनके गांव में कितने हाई स्कूल खुले, विधानसभा में कितने हाई स्कूल खुले, कितने रोड बने, कितने स्वास्थ्य की सुविधा हुई, कितने बिजली हुए, कितने किसान को ट्रांसफार्मर दिए। और दूसरी बात जो बार बार आ रहा है कि इनकी प्राथमिकता अलग है, हमारी प्राथमिकता अलग है। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीजें हैं जो बजट में काफी हद तक राज्यों के बजट में यही चीज देखी जाती है कैसे मिल रही है। रजनीश जी, लेकिन जो आपने बात कही है ये शून्य बजट है, इस पर मैं रामावतार जी को भी चर्चा में ले आता हूं, वो बेहतर समझते हैं। देखिए उन्होंने लंबे समय तक देखे हैं, बहुत सारे बजट देखे होंगे, आपके दौरान भी देखे होंगे और अभी का बजट भी देख रहे हैं। रामावतार जी, क्या सरकार ने जो विजन बताया हाइट का हॉलिस्टिक है, यानी समग्र विकास होगा, लेकिन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि ये तो हॉरर है, होलो है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? आमदनी 98 खर्चा रुपया? देखिए, कोरोना काल में पूरे चाहे केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, हर सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं। वो इस सरकार के पास भी है, एक बात जो सत्य है। दूसरी बात यह है कि कोई भी बजट जो सरकार बनाती हो, चाहे केंद्र सरकार बनाए चाहे राज्य सरकार बनाए, वो उसका विजन है, वो विजन डॉक्यूमेंट्स है कि वो किस तरह किस रास्ते में जाना चाहती है, किस वर्ग का विकास चाहती है, वो विकास का पैमाना किस तरह देखती है। पिछली सरकार ने सड़क, भवन ये देखा विकास। इस सरकार का कहना है कि प्रति व्यक्ति विकास की तरफ हम जाना चाहते हैं। इस सरकार का कहना है कि हम स्थानीय लोगों के विकास, स्थानीय त्योहार, स्थानीय समस्याएं हैं, उसकी समस्याओं को जानना चाहते हैं। दोनों सरकार के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग उनके विचारधारा है। तो अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की नीति, उसको उन्होंने बजट में लाया है। तो ये जिस तरह से भाजपा का आरोप लगाएगी, कांग्रेस अपने एजेंडे में जो उसके घोषणा पत्र में है, जो उसके पार्टी के नेताओं ने कहा है, कहीं न कहीं उन चीजों को छूने की कोशिश इसमें की गई है। तो उसकी परिभाषा उन्होंने इस तरह दी है कि हम छत्तीसगढ़ियों को एक हाइट देना चाहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और उनकी उस दिशा में हमने कार्यक्रम रखा है। ये बात सही है कि सरकार के सामने एक आर्थिक चुनौतियां और आर्थिक संकट है। उसके बीच अब सरकार किस तरह से फैसला लेती है। कटौती तो केंद्र सरकार ने भी की है, कटौती राज्य सरकार ने भी की है। मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, फिर मैं रजनीश जी और संतराम जी से चर्चा में और सवाल करूंगा। रामावतार जी, एक चीज आप आसान भाषा में हमें समझाइए और जनता को समझाइए, सरकार कितना कमाती है और कितना सरकार का खर्च है अभी इस समय देखें तो, उदाहरण के तौर पर। हेलो, जी रामावतार जी कहिए। देखिए सरकार को सबसे बड़ा जो राजस्व आता है आबकारी से, खनिज से, राजस्व से, तो जो और केंद्र सरकार की एक बड़ी राशि 40% तो केंद्र सरकार का जो राशि है, केंद्र से राजस्व को राशि मिलती वो है। खुद अपने संसाधनों से सरकार जो टैक्स से वसूलती है वो राशि, तो दोनों राशि संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार गाड़ी मिलकर ही विकास को गति दे सकते हैं। तो इसमें भी वही गति की गई है। जिस तरह से केंद्र सरकार का भी पैसा नहीं आया है, जो बता रहे हैं, कांग्रेस का आरोप है कि 18,000 करोड़ रुपया नहीं आया है, एक बात। दूसरी ओर सरकार का खुद टैक्स कलेक्शन कम आया है। पिछले कोरोना के कारण चाहे शराब में हो, चाहे खनिज में हो, चाहे अन्य चीजों में जो राजस्व में हो, पंजीयन में हो, जो राजस्व की कमी आई है, उस कमी का जो असर जो है वो बजट में निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। अब उसके बीच जिस तरह से भाजपा का आरोप था कि कांग्रेस के राज में पिछले 2 साल में अधोसंरचना पर खर्च नहीं हुए हैं, इसीलिए 550 करोड़ रुपया अधोसंरचना में जो सड़क, बिजली, पानी, इस पर खर्च करने की दिशा में इस बार सरकार ने कदम उठाया। मैं संतराम जी को भी चर्चा में ले आता हूं। जैसा आपने बताया सर, जो मुख्य स्रोत हैं उससे सरकार पैसा लेती है, लेकिन संतराम जी, क्या सरकार के पास अभी उचित मात्रा में पैसा है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि आपको अभी सैलरी भी देनी है, लेकिन ऐसा वक्त आ जाएगा जब आपके पास सैलरी के लिए पैसे नहीं रहेंगे, फिर आप कर्ज लेने के लिए भागेंगे, और वो कर्ज का बोझ अगर लगातार बढ़ता जाएगा
तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की जगह उस पर तो कर्ज बढ़ रहा है। देखिए शर्मा जी, आज बजट भाषण पे चर्चा हो रही थी। रमन सिंह जी पहला प्रवक्ता थे जो आज भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा स्थिति आ जाएगा कि कर्मचारी अधिकारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं हो पाएगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी अगर 3 साल के बजट की अगर तुलनात्मक बात करें तो विधायकों का जो निधि होता था 1 करोड़, आज वो 2 करोड़ कर दिए। 4 लाख जो जनसंपर्क था उसको 10 लाख है, और विपक्ष के हमारे रमन सिंह जी भी और रजनीश भाई भी उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता था आज, और सदन में भी कहा, अगर आपको सरकार को अगर ये नहीं सुविधा लेना है तो पैसा वापस कर दीजिए। दूसरी बात शर्मा जी कि केंद्र में हमारे जो सांसद अभी गए हैं उनको आज तक के उनको निधि नहीं दे रहे हैं, उनकी निधि बंद कर दिया गया है। वेतन में 30% कटौती हो गया, जो अपने केंद्र सरकार को संतराम जी देख रहे हैं। बल्कि मैं संतराम जी आपकी बात ठीक है, लेकिन वो आप ही के राज्यों के सांसदों के साथ नहीं हो रहा है, वो सभी सांसदों पर लागू है। तो उसमें सिर्फ छत्तीसगढ़, मैं उसी में आ रहा हूं। हाँ, मैं उसी में आ रहा हूं शर्मा जी। हाँ, मैं उसी में आ रहा हूं। गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना एक बहुत बड़ा योजना है। पूरा देश में इसकी चर्चा हो रहा है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, और पूरे प्रदेश में आज गोधन योजना का बच्चों को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, महिला को फायदा हो रहा है। लेकिन हमारे क्षेत्र में एक लिहा गांव संतराम जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। गोधन न्याय योजना को लेकर एक तस्वीर अभी आपने कई जिलों से तस्वीर सामने आई। गौठान जो खोले गए थे उन्हें बंद कर दिया गया, लोगों ने सड़कों पर गोबर फेंक दिया। संतराम जी देखिए, गोधन योजना से लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, महिलाओं का आर्थिक स्थिति मजबूत हो रहा है। लेकिन सर वहां तो सड़कों पर गोबर फेंक रहे हैं, मैं उसका ही तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो वो आरोप लगाना उनका काम है कि सड़क पर रजनीश जी, लेकिन आप गोठानों में जाके रजनीश जी, नहीं बिल्कुल आपका कहना है कि अगर इससे आर्थिक आय बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति सुधर रही है, तो ये गोबर कौन फेंक रहा है? रजनीश जी आपके लोग हैं क्या ये? जी मृदुल जी, कहा जाता है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोते हुए का नाटक कर रहा हो उसके सामने में आप क्या कर सकते हैं? तो ये सरकार वैसी सरकार है, ये सब जान समझ रही है, लेकिन अब उसको सरकार में तो आ गए हैं, बड़ी बड़ी बातें करके आ गए हैं। मैं सिलसिलेवार थोड़ा समय चाहूंगा मृदुल जी। ठीक है। गोधन न्याय योजना की बात अभी हमारे मित्र ने की, विद्वान मित्र ने, मैंने एक प्रश्न लगाया था इसी सत्र में कि गोधन न्याय योजना से 50,000 से ऊपर की राशि कितने कृषकों ने प्राप्त की शुरू होने से लेकर आज तक, लगभग 8 महीने में। आप जान के आश्चर्य होंगे, जो लाखों लोगों को रोजगार मिला, लाखों लोगों को रोजगार मिला, 1340 लोग हैं जिनको 50,000 से ऊपर की राशि मिली है, सिर्फ 1340। और वो कैसे कैसे लोग हैं उसमें जाएंगे तो सूची मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि कितने उसमें बेरोजगारों को मिला। 8 महीने में 50,000, 1340 लोगों को, मतलब 6,000 प्रति माह लगभग। बाकी सब 5,000 10,000 8 महीने में कर रहे हैं इसको रोजगार, फिर हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, हवाई जहाज यात्रा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। तो कहें यदि इनको दिन में रात दिख रहा है तो ये कहें, लेकिन जो वास्तविकता है गोधन न्याय योजना में अभी प्रश्न में बताए 71 करोड़। लेकिन सर वो कह रहे हैं हमारा पैसा जो हमारा केंद्र के पास है वो भी तो नहीं मिल रहा है, सरकार को बड़ा लाभ हो। कह रहे हैं कि आप उधर से भेदभाव करते हैं। हाँ, उसमें आता हूं मृदुल जी, बिल्कुल मृदुल जी, उसमें आता हूं। 11,000 लगभग 18,000 करोड़ नहीं है, 11,000 टैक्स का जो राज्य सरकार को प्राप्त होना था नहीं मिला है। और उसके छोड़ के भी अभी एक जो मेन बजट आया है 37,000 करोड़ केंद्र सरकार का उसमें अनुदान है, 31,000 करोड़ राज्य सरकार का है, इसको भी देखिए। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने जो इनको जीएसटी का भुगतान बकाया राशि देना है उसके एवज में इनके ऋण की कर्ज की सीमा बढ़ा दी।
इनको ऋण कर्ज दे रही है और ये शर्त पे दे रही है कि जो हमको कर्ज लेकर ही अगर घी पीना। सर देखिए ना, वही तो स्थिति है। देखिए हम किसी भी राज्य में चले जाते हैं, कर्ज लेना एक प्रक्रिया में है सर। आपकी सरकार भी थी, आपने भी कर्ज लिया और यहाँ पर भी कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन अहम सवाल तो यही है कि इससे कितना। मृदुल जी, कर्ज लेना प्रक्रिया में है, लेकिन केंद्र ने कहा है ये कर्ज की राशि हम अदा करेंगे। ठीक है, मैं राम अवतार जी आपके पास आना चाहता था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। गौठानों को लेकर, गोधन न्याय योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर उसकी स्थिति, आप सुनिए ना सर, कि अगर आर्थिक स्थिति सरकार कह रही है कि हमारी ठीक है, हम इस पूरे बजट के जरिए छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर आप भी यही हैं, संतराम जी भी यही हैं और हम भी यही हैं। इंतजार करेंगे इस बजट से कितना छत्तीसगढ़ बदलता है, हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।